हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम प्लांट फिजियोलॉजी के MCQ देखने वाले, अर्थात पादप की जो क्रिया विज्ञान होता है, पादप कार्य की होता है, उससे संबंधित जो MCQ हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। और ये जो MCQ हैं ये प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम, विशेष रूप से जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कारण आपको अंत तक जरूर देखना है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें और जिस भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आप सफल हो पाओ। तो शुरुआत करते हैं आज के इस MCQ सेशन के बारे में। और आज का जो हमारा ये MCQ का सेशन है, इसका जो पहला प्रश्न है वो अभी हम देखने वाले हैं। अभी आपके सामने इस MCQ सेशन का पहला प्रश्न है। ये प्रश्न आपके प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, वाष्पोत्सर्जन से संबंधित, इसके अलावा यदि हम देखें तो प्राशरण से संबंधित, ऐसे ही आपके प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आज के हम पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन का स्रोत होता है वो क्या होता है। हम बोलते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप होते हैं CO2 गैस को तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, लेकिन क्या वो ऑक्सीजन CO2 में से आती है या CO2 के टूटने से बनती है या फिर कहीं और से उत्पन्न होती है। जब हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ते हैं, जब हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पादप CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। यह बोल रहा है कि जो ये ऑक्सीजन मुक्त होती है ये कहां से मुक्त होती है। क्या ये CO2 से मुक्त होती है, क्या ये H2O से मुक्त होती है, क्या ये O2 से, O2 तो खुद ऑक्सीजन है ही, और क्या ये ग्लूकोज से मुक्त होती है। तो साधारणतया तो हम ये समझ लेते हैं कि CO2 को किस में बदल देते हैं, ऑक्सीजन में बदल देते हैं। लेकिन वास्तव में यदि आपको बताया जाए तो जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है वो CO2 के टूटने से मुक्त नहीं हो रही है, CO2 के टूटने से मुक्त नहीं हो रही है, बल्कि H2O का क्या होता है, अपघटन होता है। H2O का क्या होता है, अपघटन। और जब H2O का अपघटन होता है तो उससे आपकी ऑक्सीजन होती है वो मुक्त होती है। जो ऑक्सीजन यहां निकल रही है प्रकाश संश्लेषण में वो जल के टूटने से, H2O के अपघटन से मुक्त होती है। यह हमें ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O के टूटने से, H2O से ये मुक्त होती है। तो ये था आज का हमारा पहला प्रश्न। इसके बाद में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो प्रश्न है ये क्या है भाई, देखो C4 पादप होते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, प्रकाश संश्लेषण के आधार पर या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके आधार पर पादपों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक तो हम बोलते हैं C3 पादप। इन पादपों के अंतर्गत क्या होता है कि जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसके अंतर्गत पहला जो उत्पाद होता है वो 3 कार्बन का होता है। एक होते हैं C4 पादप,
इसके अलावा एक हम पादप बोलते हैं CAM पादप, ये इसी के आधार पर डिसाइड किए गए। इसमें 4 कार्बन का बनता है और इसे बोला जाता है क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो एक प्रकार के क्या होते हैं, पादप होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है। कहीं आगे जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये बोल रहा है कि C4 पादप होते हैं, उनके अंतर्गत CO2 होती है। उसका प्रारंभिक स्वीकारकर्ता कौन होता है, कौन उस CO2 को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद में एक 4 कार्बन का आपका क्या बन जाता है, यौगिक बने जाता है। इसी कारण इसको बोल रहे हैं हम C4 साइकिल या C4 पादप। तो ध्यान से सुनना, ये RUBP है, ये तो एक एंजाइम है, तो ये तो ग्रहण नहीं करेगा, ये तो क्रिया करवाने में काम में आता है। PGA NADP ये को एंजाइम है, तो ये भी काम में नहीं आएगा। PGA या फोस्फोइनोल पायरुवेट, ये 2 आ जाएंगे। इनमें से कौन सा होता है जो CO2 को ग्रहण करता है? तो अगर आपने C4 पादप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 3 कार्बन का फोस्फोइनोल पायरुवेट होता है। फोस्फोइनोल पायरुवेट, जिसे शॉर्ट में हम PEP कहते हैं, यह किसको ग्रहण करता है, CO2 को ग्रहण करता है और आपके 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि कौन ग्रहण करेगा, PEP इसे ग्रहण करेगा। तो ये C4 पादपों में CO2 को ग्रहण करने वाला पहला क्या होता है, यौगिक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है, देखो, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहां होती है? सबसे पहले समझो कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, कौन से कोशिकांग में होता है? यह होता है हमारे हरितलवक में। हरितलवक, पादप कोशिकाओं में जो हरितलवक पाया जाता है उसके अंतर्गत ये होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इंग्लिश में। अब जो ये हरितलवक होता है, जब इसकी संरचना हमने पढ़ी थी तो उस समय आपको बताया था कि इसमें एक तो ग्रेना भाग होता है और एक होता है स्ट्रोमा। ग्रेना होता है ये छोटे छोटे थैलेकोइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? थैलेकोइड से। प्रकाश संश्लेषण की जो ये अभिक्रिया होती है ये 2 चरणों में होती है। पहला हम बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरा होता है हमारा अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब यह है कि इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। बिना प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। और दूसरा है हमारा अप्रकाशिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। इस कारण इसे हम अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन कहते हैं और इसे हम कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया अर्थात लाइट रिएक्शन। तो अंधकार अभिक्रिया का मतलब यही है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया होती है यह हरितलवक के ग्रेना अर्थात थैलेकोइड में संपन्न होती है। उसके अंतर्गत जो आपके वर्णक पाए जाते हैं उनके द्वारा यह संपन्न होती है। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है यह हरितलवक के स्ट्रोमा भाग के अंतर्गत संपन्न होती है। यह हमें ध्यान रखना है। तो इसमें यह बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहां होती है? क्या यह थैलेकोइड में होती है? नहीं, यहां पर होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। यह होती है स्ट्रोमा में। ग्रेना में भी नहीं होती है, साइटोप्लाज्म में भी नहीं होती है। यह हरितलवक के स्ट्रोमा के अंतर्गत कंप्लीट होती है।
तो ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं? अगर अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है, स्टोमेटा, इसका मतलब होता है रंध्र। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र का खुलना किस पर निर्भर करता है? देखो रंध्र होते हैं ये पादपों में होते हैं। पादपों में क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे दो तो होती हैं द्वार कोशिकाएं, इसके अलावा अन्य आपकी सहायक कोशिकाएं वगैरह पाई जाती हैं। यह आपका रंध्र का छिद्र है, रंध्र छिद्र। और ये दोनों जो कोशिकाएं हैं जो विशेष आकार की सेम के बीज के आकार की हैं, इन्हें हम बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। जो रंध्र के खुलने और रंध्र के बंद होने को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। अब देखो ये खुलने और बंद होने में जिस आयन का सबसे बड़ा रोल होता है, जिस आयन का क्या होता है? सबसे बड़ा योगदान होता है, वो होता है पोटेशियम आयन। कौन सा आयन होता है? पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन क्या करवाता है कि इन द्वार कोशिकाओं में जल की अंदर प्रवेश करवाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है कि कब प्रवेश करवाना है और कब प्रवेश नहीं करवाना है। तो पोटेशियम के कारण से ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये द्वार को खोल देती हैं। तो ये बोल रहा है कि स्टोमेटा का खुलना अर्थात रंध्र का खुलना किस पर निर्भर करेगा? ये कैल्शियम आयन पर निर्भर नहीं करता है, सोडियम आयन पर निर्भर नहीं करता है, मैग्नीशियम आयन पर निर्भर नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? पोटेशियम आयन पर निर्भर करता है। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंतर्गत हमने रंध्र के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट यदि हम बात करें कि ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस का मतलब हो गया परासरण। परासरण, देखो एक नाम आपने सुना होगा विसरण, एक नाम आपने सुना होगा परासरण। विसरण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी क्या है? पदार्थ, ये अपनी अधिक सांद्रता से किस ओर जाता है? कम सांद्रता की ओर जाता है। और ये एक प्रकार का निष्क्रिय परिवहन होता है, इसमें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया को हम विसरण अर्थात डिफ्यूजन कहते हैं। एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं प्रासरण। पहली बात तो ध्यान से सुन लेना, प्रासरण होता है इसमें गति करता है, वो करता है जल। कौन गति करता है? जल। कैसे गति करता है कि मान लो एक पात्र है और इस पात्र के अंतर्गत एक हमने क्या लगा दी है? झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या लगा दी है हमने? झिल्ली। इस तरफ भी हमने एक सॉल्यूशन भर दिया है, एक विलयन, और इस तरफ भी हमने एक विलयन भर दिया है। ये सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है, ये सॉल्यूशन नंबर सेकंड है। मान लो इसकी सांद्रता है कम। कम सांद्रता का मतलब यह हो गया है कि इसके अंतर्गत जो पदार्थ मिलाया गया है वो कम है और जल की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक। और इस तरफ यदि हम बात करें तो सांद्रता है वो है आपकी अधिक। और सांद्रता जब भी अधिक होती है किसी भी सॉल्यूशन में, इसका मतलब उस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है और जल की मात्रा एक तरीके से क्या होती है? कम होती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि देखो इस तरफ जल अधिक है, जल है वो क्या है? अधिक तुलनात्मक रूप से, और इस तरफ जल है वो तुलनात्मक रूप से क्या है? कम।
तो वास्तव में देखा जाए तो प्राशरण होता है वो जल की दृष्टि के हिसाब से, किसके हिसाब से? जल की दृष्टि के हिसाब से एक प्रकार का विसरण ही होता है। इसमें क्या होता है कि जल होता है ये अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, लेकिन किसके द्वारा? एक झिल्ली के द्वारा। एक अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करता हुआ जल अपनी अधिक सांद्रता से, ध्यान से सुनना, जल की अधिक सांद्रता से, जहां जल की अधिक मात्रा है उस तरफ से जल की कम मात्रा की ओर जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब प्राशरण होता है, इसमें परिवहन किसका होता है? हमेशा जल का। और किसके द्वारा होता है? किसके अंदर से गुजरता है? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि ओस्मोसिस क्या है? जल का अर्धपारगम्य झिल्ली से संचलन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओस्मोसिस कहते हैं, अर्थात प्राशरण कहते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। जेड स्कीम किससे संबंधित है? ध्यान से सुनो, अभी आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण। क्या बताया था? प्रकाश संश्लेषण। और इसमें प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया बताई थी। प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया बताई थी। तो ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, इसके अंतर्गत, हालांकि वैसे तो समझाने लगूंगा तो पूरा डिटेल में तो अभी नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन प्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनों का परिवहन होता है, एक तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का जो परिवहन होता है, जो सूर्य के प्रकाश से हमारे आ रहे हैं ऊर्जा है, उसका जो एक तरीके से जो उसको काम में ले रहे हैं, उस परिवहन के दौरान एक जेड आकृति बनती है। क्या बनती है? जेड आकृति। उस प्रक्रिया की आकृति होती है जेड आकृति जैसी दिखाई देती है। इस कारण उसे कहा जाता है जेड स्कीम। यह नाम आपने सुना होगा जब आपने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ी होगी। तो याद रखना, जेड स्कीम का जो संबंध होता है वह श्वसन से नहीं होता, ट्रांसपिरेशन अर्थात वाष्पोत्सर्जन से नहीं होता, नाइट्रोजन चक्र से भी नहीं होता। किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण से होता है। इसका संबंध किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। किस एंजाइम की द्विभूमिका अर्थात दोहरी भूमिका होती है, जो आपका कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह भी कार्य करता है और ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह भी कार्य करता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इन दोनों की तरह कार्य करता है? तो ध्यान से सुनो, एटीपी सिंथेटेज है, ये तो एटीपी का निर्माण करता है। नाइट्रेट रिडक्टेज है, ये रिडक्शन अर्थात अपचयन का कार्य करता है। केटालेज एंजाइम होता है, ये तोड़ने का कार्य करता है। अब बच गया हमारा रुबिस्को, एक एंजाइम बच गया है जिसे हम रुबिस्को कहते हैं। रुबिस्को, ये देखो इसकी फुल फॉर्म में यही है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर यू का मतलब है राइबुलोज, राइबुलोज जो एक 7 कार्बन का कंपाउंड होता है। बी आई का मतलब होता है बिस, सी का मतलब है कार्बोक्सिलेज, और ओ का मतलब है ऑक्सीजिनेज। राइबुलोज, बिस, कार्बोक्सिलेज, राइबुलोज, बिस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, ये दोनों की तरह कार्य करता है। नाम में ही आ रहा है, तो ये हमें ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके नाम के अंतर्गत सी अर्थात कार्बोक्सिलेज भी आ रहा है और ऑक्सीजनेज भी आ रहा है। कौन से एंजाइम में? रुबिस्को एंजाइम में। तो इसके लिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अर्थात रुबिस्को एंजाइम होता है, ये दोनों की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं
वो देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, कहां होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो कहां पर संपन्न होती है? ध्यान से सुनने की बात यह है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस दौरान जो भी आपके NADPH+ जो बनते हैं, कहने का मतलब जो आपके एंजाइम बनते हैं जो हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं, इनके पास अत्यधिक ऊर्जा होती है। इनसे क्या बनती है? ATP जो बनती है, उस पूरी की जो पूरी प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया जाता है, दूसरा तीसरे को दिया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये कहां संपन्न होती है? तो यह हमें ध्यान रखना है। सॉरी, ये जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं बात कर रहा है, हालांकि उसमें भी होता है ETC, लेकिन ये बात कर रहा है किसके समय की? श्वसन के समय के लिए बात कर रहा है। और श्वसन में जो आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, प्लस क्रेब्स चक्र होता है, इनसे क्या बनते हैं? FADH2 NADH+H+, ये जो हमारे क्या बनते हैं? को एंजाइम बनते हैं, और जिनसे क्या बनती है? हमारी ATP बनती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे को दिए जाते हैं, इस कारण इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक श्रृंखला विक्रिया चलती रहती है, और यह प्रक्रिया होती है, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आपने पढ़ी होगी कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, जिसके अंतर्गत जो आपकी बाहरी झिल्ली होती है वो तो एकदम स्मूथ होती है, आंतरिक झिल्ली होती है, इसके अंतर्गत ऐसे अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। और इन क्रिस्टी में पाए जाते हैं आपके F1 कण। तो ये सारी संरचनाएं आपको याद आ गई होंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये आंतरिक झिल्ली होती है, कौन सी झिल्ली होती है? आंतरिक झिल्ली, वहां पर ये ETC की प्रक्रिया संपन्न होती। तो इसके लिए क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन B, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। ये साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी नहीं होता है, नाभिक में भी नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखने वाले हैं क्रांज एनाटमी, या जिसे हम बोलते हैं क्रेंज एनाटमी, क्रेंज शारीरिकी, किससे संबंधित है? देखो, यह विशेष रूप से क्रेंज शारीरिकी हमें पत्तियों में देखने को मिलती है। और कौन से पादपों की पत्तियों में देखने को मिलती है हमें? जो CAM पादप होते हैं। कौन से पादप होते हैं? CAM पादप होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो आपके सहवन बंडल होते हैं, सहवन बंडल, इनके चारों ओर बंडल शीत सेल पाई जाती हैं। शीत का मतलब तो होता है आवरण, और बंडल का मतलब होता है सहवन बंडल, और सेल का मतलब हो गया कोशिकाएं। अर्थात उस सहवन बंडल के चारों तरफ एक कोशिकाओं का विशेष आवरण होता है, जिसे हम बंडल शीत सेल कहते हैं। और इस सहवन बंडल के चारों तरफ इन कोशिकाओं के पाए जाने की इसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्रेंज शारीरिकी।
तो ये विशेष रूप से आपके किससे संबंधित है? CAM मार्ग या CAM पादपों से संबंधित है। तो याद रखना, क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो हमारे पादप होते हैं उनसे ये संबंधित होती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है? देखो, साइटोकाइनिन का मुख्य प्रभाव क्या है? जैसे जंतु होते हैं, जैसे कि मनुष्य होते हैं, इनके अंतर्गत आपके क्या पाए जाते हैं? हार्मोन पाए जाते हैं। वैसे ही पादपों में भी क्या पाए जाते हैं? हार्मोन पाए जाते हैं। पादपों में भी क्या होते हैं? हार्मोन पाए जाते हैं। पादपों के अंतर्गत कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिन, एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं जिब्रेलिन, एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनिन, एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं एथिलीन या इथाइलिन जिसे कहते हैं। ये 5 हार्मोन होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो ये साइटोकाइनिन है, एक प्रकार का क्या है? आपका पादप हार्मोन है। इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है? ये मेनली क्या काम करता है? देखो, नाम से वैसे तो पता चल रहा है, साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब हो गया कोशिका, और काइनिन का मतलब देखो साइटोकाइनेसिस, एक शब्द होता है साइटोकाइनेसिस, अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन। इसका मतलब साइटोकाइनिन है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? कोशिका के विभाजन को। तो याद रखना, ये वृद्धावस्था को बढ़ाने का कार्य नहीं करता है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। पत्तियों के गिराने में इसका कोई रोल नहीं है, फलों को पकाने में भी इसका रोल नहीं है। फलों को पकाने के लिए आपका एथिलीन होता है, वो काम में आता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक है कि दीर्घ दिवसीय पादप, लॉन्ग डे प्लांट, LDP जिन्हें कहते हैं, कब फूलते हैं? देखो, वैसे तो नाम से पता चल रहा है LDP लॉन्ग डे प्लांट, अर्थात ऐसे पादप जिनको 12 घंटे से अधिक लंबी प्रकाश अवधि आवश्यक होती। 12 घंटे से अधिक लंबी अवधि चाहिए। ऐसे पादपों को हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। भाई, लंबा दिन हो रहा है, 12 घंटे से छोटा दिन हो रहा है तो छोटा दिन, 12 घंटे का तो मीडियम हो गया। तो 12 घंटे से अधिक का जो गर्मियों के अंतर्गत दिन होते हैं, ऐसे दिन को बोलते हैं हम लॉन्ग डे। तो दीर्घ दिवसीय पादप होते हैं, ये कब फूलेंगे? छोटी दिन की अवधि में नहीं, लंबी दिन की अवधि के अंतर्गत ये ज्यादा फूलेंगे। रात में भी नहीं, कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो लंबी दिन की जो अवधि होंगी, सीधा नाम से पता चल रहा है लॉन्ग डे प्लांट है। भाई, लॉन्ग डे होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं SDP। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है? देखो, वाष्पोत्सर्जन की दर होती है किससे बढ़ती? वाष्पोत्सर्जन कब बढ़ेगा? देखो, ध्यान से सुनना। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? मान लो ये पत्ती है और ये पत्ती में से पानी होता है, ये ऐसे भाप के रूप में उड़ता है, भाप या वाष्प के रूप में। तो पानी ज्यादा कब उड़ेगा? एक तो यदि ताप ज्यादा हो तो उड़ेगा।
ताप ज्यादा हो तो उगड़ेगा, प्रकाश अधिक होगा तो भी ये बढ़ जाएगा। अधिक प्रकाश में भी वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी, बढ़े जाएगी। इसके अलावा यदि हवा होंगी, हवा तेज चल रही है, तो आप खुद ही बताओ, यहां पर जो भाप है हवा के साथ साथ इधर चली जाएगी। जब यहां पर वाष्प कम होगी तो यहां से पानी ज्यादा निकलेगा, इससे यहां से पानी क्या होगा, ज्यादा निकलेगा। अब ये देखो, अधिक आर्द्रता, यदि पानी की चारों तरफ अधिकता है, वातावरण में पानी अधिक है, तो पहले से ही वाष्प अधिक है, तो पादप से वाष्प नहीं निकलेगी, निकलना कम हो जाएगी। तो अधिक आर्द्रता में तो कम निकलेगी, कम तापमान कम होगा तब भी नहीं होगी। अंधकार में भी आपका जो पानी है वो ज्यादा नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी आपको बताया प्रकाश में बढ़ता है, ताप में बढ़ता है, और हवा तेज होती है तब भी बढ़ता है। तो तेज हवा के अंतर्गत, क्योंकि यहां से वाष्प पत्ती से हट जाएगी, इसके चारों तरफ से वाष्प हट जाएगी, तो दूर जब चली जाएगी तो वहां पर वाष्प की कमी होगी, इस कारण पादप में से क्या निकलेगी, जलवाष्प निकलेगी। तो वाष्पोत्सर्जन की दर किससे बढ़ती है, तेज हवा होगी तो उससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़े जाएगी। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखने वाले हैं आज के हमारे एमसीक्यू सेशन का क्वेश्चन नंबर 13। और जैसे कि आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न हैं ये एग्जामों में बहुत पूछे जा रहे हैं। इस कारण हम कोशिश करते हैं कि जो भी आपका एमसीक्यू का सेशन हम करवाएं, उसके अंतर्गत आपको ऐसे 4-5 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करवाएं जो आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में भी यही रेशियो रहता है, पूरे प्रश्न भी ऐसे ही नहीं आते हैं। जो नॉर्मल हमारे एमसीक्यू प्रश्न होते हैं वैसे ही बहुत सारे आते हैं, ऐसे भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो देखो भाई, पहला दे रखा है कि यह कथन दे रखा है कि CAM पादप होते हैं, इन पादपों में स्टोमेटा अर्थात रंध्र होते हैं, ये दिन में खुले रहते हैं। पहली बात तो ये जो CAM पादपों की विशेषता यही होती है कि इनके रंध्र होते हैं, दिन में नहीं खुलते। सामान्य पादपों के दिन में खुलते हैं। CAM पादप जो मरुस्थली पादप होते हैं, विशेष रूप से उनके रंध्र दिन के बजाय कब खुलते हैं, रात में। क्यों भाई, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी है, और पानी की कमी है, यदि दिन में रंध्र खुलेंगे तो पानी भी बाहर निकलेगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा, और वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा तो जल की हानि अधिक होगी। उन पादपों को पानी को बचाना है, तो उन्होंने अपने अंतर्गत एक क्या किया है, बदलाव किया है कि हम हमारे रंध्रों को दिन के बजाय कब खोलेंगे, रात में खोलेंगे। रात में खोलने से फायदा क्या होगा कि रात को सूरज तो उगता ही नहीं है, प्रकाश कम रहेगा, वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल कम हो जाएगा, तो पानी की हानि कम से कम होगी। तो ये CAM पादप होते हैं, उनके स्टोमेटा दिन में खुले रहते हैं, ये गलत बात है। इनके रंध्र कब खुलते हैं, रात में खुलते हैं। रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं, और सुबह होते ही रंध्रों को कर देते हैं बंद। इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड पहले से स्टोर रहती है, और फिर दिन में इनकी दूसरी अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। कारण, ये पादप दिन में CO2 का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। ये बात तो सही है भाई, रात को ग्रहण कर लिया, उसको स्टोर कर लिया, दिन में उससे क्या बनाते हैं, आपके कार्बनिक पदार्थ बना देते हैं। स्थिरीकरण का मतलब हो गया कि CO2 को किस में बदल देना, आपके कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत ग्लूकोज में बदले देना। तो रात को स्टोर कर लिया और दिन में उसको ग्लूकोज में बदल दिया, यह बात सही है। तो कहने का मतलब कथन और कारण दोनों सही है, दोनों तो सही नहीं है भाई। कथन तो बिल्कुल गलत है, दोनों सही यह भी नहीं है, कथन सही है नहीं भाई, कथन तो गलत है और कारण क्या है, सही। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो यह हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, और यह प्रश्न भी एक विशेष प्रकार का प्रश्न है।
ऐसे प्रश्न भी आपने एग्जामों में बहुत सारे देखे होंगे। इस प्रश्न को यदि हम देखें तो इसमें दो कॉलम है, कॉलम ए, कॉलम बी। इस तरफ कुछ देखो, वैसे तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, अभी मैंने बताए थे हार्मोन, पादप हार्मोन, उनके नाम दे रखे हैं और एक तरफ उनके काम दे रखे हैं। हमें उन हार्मोनों को, जो हार्मोन है उनको उनके काम से मिलाना है। देखो, पहला हार्मोन है ऑक्सीन, और ऑक्सीन हार्मोन होता है, ये एक तरीके से लंबाई में वृद्धि करवाता है। अब कौन सी लंबाई में, ध्यान से सुनना, लंबाई में वृद्धि करवाता है, लेकिन कहां पर सक्रिय अधिक रहता है? ये शीर्ष भाग पर, शीर्षस्थ पादप का जो एकदम शीर्ष भाग होता है वहां पर ज्यादा सक्रिय रहता है। उस शीर्ष को, लंबाई को बढ़वाता है, उसकी प्रभुत्व का मतलब है उसका डोमिनेंस रहता है शीर्ष भाग का, और शीर्ष भाग बढ़ेगा तो लंबाई में वृद्धि होती है। लेकिन अगर लंबाई में वृद्धि और एपिकल देखें तो देखो, लंबाई में वृद्धि तो दूसरा हार्मोन भी करवाता है, लेकिन शीर्ष पर जो प्रभुत्व रहता है वो किसका रहता है? ऑक्सीन का। इस कारण इसमें आ जाएगा आपका एपिकल प्रभुत्व। एपिकल का मतलब होता है शीर्षस्थ। दूसरा आ जाएगा जिब्रेलिन, और ये जो जिब्रेलिन होता है ये करवाता है आपकी लंबाई में वृद्धि। एथिलीन अभी आपको बताया था फलों के पकने के लिए उत्तरदायी है। साइटोकाइनिन है, ये आपके कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये आपके पादप हार्मोन थे, और ये पादप हार्मोन क्या काम है करते हैं। अब देखो, ये मैच तो कर दिया हमने, ऑप्शन चुन लो उसके अनुसार। फर्स्ट वाले एक के साथ कौन सा आएगा? 3 नंबर। तो जिसमें भी एक के साथ 3 नंबर उसको रखो और बाकी को हटाओ। तो ये देखो, इसमें 3 है, इसमें 2 है तो इसको हटा दो, इसमें 3 है, इसमें 1 है तो इसको हटा दो। अब ये 2 ऑप्शन बच गए भाई, इनमें से सही है। बी के साथ कौन से को चुनना है हमें? सेकंड नंबर को। तो ये देखो, इन 2 में से इसके साथ बी में सेकंड है, इसमें बी में फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाला हट जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। देख लो, इसमें ए में 3, बी में 2, सी में आपका आ जाएगा 4 और डी में आ जाएगा आपका 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, और ये भी मिलान करने वाला प्रश्न है। देखो, इसमें ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, और ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स चक्र कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ईटीसी अभी आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। किण्वन होता है, इसे किसको कहते हैं? अवायवीय प्रक्रिया को, अवायवीय श्वसन को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे। देख लो, ग्लाइकोलाइसिस ए में 4 नंबर है, वो रख लो, बाकी हटा दो, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा, तो बी में 3 वाला हटा दो, 3 वाला रख लो, बाकी हटा दो, तो ये हट जाएगा। इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हमारे 15 प्रश्न हो गए हैं। कुछ प्रश्न और हैं जो हम देखने वाले। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 16, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि क्या है? एक वर्णक, जो कि हमारा क्या करवाता है? प्रकाश संश्लेषण करवाता है। कोई समस्या नहीं है। में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है मनुष्य के रक्त में, उसमें पाया जाता है आयरन, फेरस। उसी प्रकार से क्लोरोफिल जो हरे रंग का वर्णक है, जो पादपों में हरी पत्तियों में पाया जाता है, उसमें आपका मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। कौन सा आयन पाया जाता है? याद रखना है आपको, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17, एटीपी का उपयोग होता है वो किस प्रक्रिया में होता है? एटीपी का मतलब क्या हो गया भाई? ऊर्जा। एटीपी एक प्रकार से ऊर्जा का ही तो रूप है। ऊर्जा आपको कैसे मिलती है? किस रूप में मिलती है? ऊर्जा एटीपी के रूप में ही तो पाई जाती है। तो जो एटीपी है वो ऊर्जा है, वो कहां काम में आती है? सक्रिय परिवहन में काम में
आती है। सही बात है। सक्रिय परिवहन का मतलब ही यह है कि इस परिवहन में ऊर्जा की उपयोग होता है। जैव संश्लेषण में कोई पदार्थ है उसको बनाना है तो उसमें तो ऊर्जा काम में आने ही वाली है। वृद्धि के अंतर्गत कोई भी जीव है, कोई भी पादप है, वो वृद्धि करेगा तो उसमें तो ऊर्जा का उपयोग आना ही आना है। मतलब पहले में भी काम में आता है, दूसरे में भी काम में आता है, तीसरे में भी काम में आती है ऊर्जा। तो उपरोक्त सभी है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा तो सब में ही काम में आएगी, इन तीनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा काम में आती। तो सही आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एंजाइम की सक्रियता किससे प्रभावित होती? एंजाइम जो कि जीवों के शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संपादित करवाते हैं, विभिन्न क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। भाई एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीनों से बने होते हैं, और इनकी क्रियाशीलता होती है ये ताप के ऊपर भी डिपेंड करती है, पीएच के ऊपर भी डिपेंड करती है, अर्थात अम्लीय और क्षारीय माध्यम के ऊपर भी। इसके अलावा सबस्ट्रेट अर्थात किस पर यह काम करना है, प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि सभी एंजाइम सभी के साथ क्रिया कर सकते हैं, पदार्थ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा एंजाइम काम में आएगा। अर्थात तापमान पर भी डिपेंड करता है, पीएच पर भी डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट अर्थात पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें भी आ जाएगा सभी या उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, आज का जो हमारा 19वें नंबर का प्रश्न है वो क्या है? वर्नलाइजेशन का प्रभाव क्या है? सबसे पहले आप ये समझो वर्नलाइजेशन क्या होता है। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कम तापमान मिलता है पादपों में, या पादपों को जब कम तापमान मिलता है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत वर्नलाइजेशन होता है, कम तापमान में पादपों में एक तरीके से पुष्पन की क्रिया बढ़ जाती है, पुष्प आने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, उसी को वर्नलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब वर्नलाइजेशन का प्रभाव क्या हुआ? वर्नलाइजेशन के दौरान आपके पादपों में पुष्प आने की प्रक्रिया होती है, वो बढ़े जाता है, पुष्पन बढ़े जाता है। तो देखो अंकुरन नहीं बढ़ता है बल्कि क्या बढ़ता है? पुष्पन बढ़े जाता है, फल और पत्ती भी नहीं बढ़ती है। इसका मतलब यह वर्नलाइजेशन कब होता है? ध्यान से सुन लेना, परिस्थिति है कम तापमान में, और उस दौरान जो ये पादप होते हैं इनमें फूल आने की, पुष्प आने की प्रवृत्ति बढ़े जाती है। और अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज के हमारे इस एमसीक्यू सेशन का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें लिखा हुआ है कि प्लाज्मोडेस्माटा का क्या कार्य है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडेस्माटा, मान लो ये दो कोशिकाएं हैं, ये तीसरी है, ये चौथी है, तो इनके बीच में, कोशिकाओं के बीच में पतले पतले ऐसे क्या होते हैं, कुछ तंतु पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को आपस में एक तरीके से जोड़ के रखते हैं, कोशिकाओं को मजबूती भी प्रदान करते हैं, और साथ साथ में क्या करते हैं कि आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं इन प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से, एक तरीके की सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, उनकी सहायता से एक दूसरे के साथ संपर्क में रहती। यदि इन नलिकाओं के द्वारा, इन प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा इनमें क्या रहता है, संबंध बना रहता है, जीवदर्य है उसका बैलेंस बना रहता है, तो क्या होता है भाई देखो, इससे कोशिकाओं के बीच में संपर्क बना रहता है। ऑप्शन बी होगा, ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये आज के हमारे एमसीक्यू सेशन का अंतिम प्रश्न है। आज के इस एमसीक्यू सेशन के अंतर्गत हमने टोटल 20 प्रश्न सोल्व किए हैं, और ये 20 प्रश्न हैं ये पादप कार्य की अर्थात प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित है। आप सभी लोगों को हमारी ये प्रश्न है ये कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जरूर बताऊंगा, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको।
इसके साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं। यदि आप यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।